हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, काफ़ी दिनों से इम्पोर्टेंट ये एक आर्टिकल न्यूज में रहा है और इसमें पार्लियामेंट्री सेशन चल रही है, विंटर सेशन। तो इस वजह से ये रहा। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर भी हैं, प्लस उसके बाद कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। इज दैट क्लियर? दोनों डिपार्टमेंट, दोनों मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर हैं। कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति एक से ज्यादा मंत्रालय अपने पास रख सकता है। ये जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी जो है कि प्राइम मिनिस्टर भी थे और अपने पास मंत्रालय भी रखे थे। तो अभी न्यूज में क्या है? न्यूज में ये है कि अभी एक बिल पार्लियामेंट में आई है। अब वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दी गई है। ठीक है। और वो जो बिल है, बिल का नाम है मल्टी, यहाँ पे देख लेते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2022 पहली बार। ठीक है। तो क्या ये बिल अभी पहली बार आई है? क्या इससे पहले भी कोई बिल ला करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को किया गया? देखिए, 2002 में जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सर की गवर्नमेंट थी, तो उसने ये बिल लाई थी और फिर समय समय पे इसका अमेंडमेंट किया गया। जो फॉल्स लाइन दिखी उसको हमारे लेजिस्लेचर ने सही किया। 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को ना एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। आप समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल। अब बात आती है, जब ये थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर चल लेता हूँ, जब ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में लाया गया और इससे पहले बिल आई थी, एक्ट था 2002 में। ठीक है। और ये बिल आई, अरे अमेंडमेंट किया गया और बाद में क्या, और जो 2022 से चला है, फिर एक बिल लाई गई है। तो इसने तो लाया एक स्टेटरी मतलब रिकॉग्निजेशन दिया उसको, और ये जब आई तो इसने 3 काम किया। पहली चीज, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 ए जो था ऐड किया। दूसरा जो किया, इसमें अंडर आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत इसको जो कि इंक्लूड किया, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है। राइट टू ऑर्गेनाइज द फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा जो हमें 43, ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं 43 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है कि इसने ऐड किया। इधर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल, ये डीपीएसपी के पार्ट में आ जाता है। अब क्या है, ये तो सिटीजन्स का राइट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर ले। और ये जो डीपीएसपी 43 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, पार्ट ये 4 पड़ेगा, ये पार्ट 3 पड़ेगा। ठीक है। ये पार्ट 9 ये तो है ही। तो इसमें क्या किया, तो ये स्टेट है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करें। और ये जो है कि 19 में पार्ट 3 में ये सिटीजन्स अगर चाहे तो राइट टू फॉर्म द ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट। तो ये हमने बेसिक चीजें डिस्कस किया। हम थोड़ा सा इसका अपना ओपिनियन लेते हैं, जो ये बिल है ना, इसमें क्या क्या किया गया है। तो एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये सारी जो चिट्ठा दिया गया है ना, मैं वही सब चिट्ठा आपको 2 लाइन में समझा दिया। 2002 में आया था, बाकी सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे देखिए पार्ट 9(1)(b), ठीक है, 9(b) जोड़ा गया 11th में 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे और दिया हुआ है, एक सेकंड अभी देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए दिया है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल में पार्ट 3 जोड़ा गया। फिर उसके बाद पार्ट 9(b) जोड़ा गया। फिर उसके बाद 19 आर्टिकल ए पार्ट 3 में जोड़ा गया। फिर 43(b), ठीक है, अभी डीपीएसपी में ये कि 1 डायरेक्टिव प्रिंसिपल की पार्ट 4 में ऐड किया गया। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, सारी चीज़ें हमने बैकग्राउंड में कर। उससे पहले मैं एक चीज़ और करूँगा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या। देखिए, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ये समझे, मैं अपने लेमन वर्ड में समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इस आर्टिकल्स में कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं,
एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको, मान लीजिए कुछ ये ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, ठीक है, ये अपना होते और ये फार्मर हैं, फार्मर्स हैं, और ये कहते हैं अरे यार ऐसा है ना कि सभी लोग मिल करके एक यूनियन बनाते हैं जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलेंगे, ठीक है, और ये इसमें से लोग 100-100 रुपये देंगे। मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है, तो अगर 100-100 रुपये देते तो 500 रुपये हो जाता। अगर किसी इसी 5 में से अगर किसी को चाहिए 500 रुपये तो ये क्या करेगा, दे देंगे, ठीक है, वो जो ब्याज किसी और को देता है अपने में ही दे देगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, कोई डिसीजन लेना है तो उस पर क्या होगा कि इनकी अपनी सबकी पांचों की इक्वल 20-20% बोल सकते हो कि जो कि पार्टनरशिप शेयरिंग होगी, मतलब एकदम इंडिविजुअल बेसिस, बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडा है, आप आसानी से समझ सकते हो, और बड़ा ही अच्छा स्मूथ, स्पेशली रिमोट एरिया में ना बहुत अच्छा काम करता है ये। हालांकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, इकोनॉमिक, कल्चरली, जिस भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो नो कोऑपरेटिव, ये मतलब शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। ये ऑटोनॉमस एसोसिएशन होती है, अपनी तरह की पर्सनल यूनिटी होती है, देखिए यहाँ पे, और ये कॉमन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल नीड एस्पिरेंट को जो है कि अपना करती हैं। और किसी कोई अगर इसी 5 ग्रुप में से, जो 5 ग्रुप मैंने बताया, ये ग्रुप है 5-6 लोगों का, अगर ये चाहे कि फार्मर के अलावा कुल ऐसा कोई पंप वाटर पंप अगर लाना हो तो ला दें, तो ये अपना 5 का तो करेंगे ही करेंगे, और भी लोगों का करके अपना जो कि जनरेट कर सकते हैं इकोनॉमी, और अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, आइए भैया आपका वेलकम है, आइए हमारे कोऑपरेटिव का और जो कि स्ट्रेंथन कीजिए, ये बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कोऑपरेटिव एज अ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यहाँ पे देखिए डेमोक्रेटिक, हमने जो सारी चीज़ें बातें, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड किनके साथ, बिजनेसेस को करता है, और मैनेजमेंट को करता है, फिर बिजनेस, मतलब आप जो भी फील्ड में चाहें आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब छोटे छोटे स्टॉक होल्डर भी मिलकर के कर सकते हैं। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट में सबसे पहले जिसके थ्योरेटिकल देखा दिया है तो ये रॉबर्ट ओन थे, ये कोऑपरेटिव सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, इन्होंने प्योनियर वर्ड मतलब कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जन्म दिया, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस कर दिया। अब हम आते हैं जो 2022 की बिल है ना, उसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रोविजन। सबसे पहले देखिए ये है, एक न्यू प्रोविजन ऐड किया गया है मर्जर का। मर्जर का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 तरह की सोसाइटी हो गई, एक हो गई स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, वो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, थोड़ा सा इसको थिकनेस में बढ़ा लेता हूँ तो बेटर होगा, ये सॉरी बहुत ज़्यादा चला गया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लॉ होता है ना उसके हिसाब से चलते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो स्टेट का अपना खुद का लॉ होता है, जैसे यूपी स्टेट का है तो वो अपना होगा, फिर उसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला का, ये है 3 का तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें ये प्रोविजन है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी ना वो इनको मर्ज कर लेगी अपने में, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने में मर्ज कर लेगी। उसके लिए ये है ना कि जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेंबर अगर वोटिंग करते हैं ना तब ये जाकर के इसमें मर्ज होगी। बात समझ लीजिएगा, ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। दूसरी बात इलेक्शन अथॉरिटी क्या होगी। अब इसमें है इलेक्शन अथॉरिटी, मतलब ये क्या इस्टेब्लिशमेंट करेगी, ठीक है। ये कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी होगी, उसमें 1+1+3 लोग पार्टिसिपेट, मतलब एक चेयरमैन होगा, एक जो कि वाइस चेयरमैन होगा, और लेस देन 3 से ज़्यादा नहीं मेंबर होंगे। इनका अपॉइंटमेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इनकी क्राइटेरिया, जो चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, उनका देख लेते हैं। जो चेयरपर्सन है इसकी क्राइटेरिया कम से कम आपका एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल का होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो वाइस चेयरपर्सन होगा वो कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल का होना चाहिए। अब मेंबर फुल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा, प्रिस्क्राइब फ्यूचर में। दूसरी चीज़ है कि हमने अभी डिस्कस किया है थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड लेकर के कि कब कैसे कौन कौन से पार्ट जोड़े गए, कैसे काम किया, क्या होके आके आया,
तो हमने ये यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो एक बार थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारा रिपीटेशन में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो कि इंक्लूड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, और उसके बाद जो कि पार्ट 9B ऐड किया गया, फिर उसके बाद पार्ट 9B के बाद जो है कि पार्ट 3 में जो कि आर्टिकल 19(1) जोड़ा गया, फिर उसके बाद पार्ट 4 में आर्टिकल 43B जोड़ा गया, और पार्ट 4 जो पड़ता है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पार्ट 3 में वो इंडिविजुअल सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फॉर्म कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज है, अब इनका पनिशमेंट क्राइटेरिया क्या है जो अभी आया है ना, तो उनका जो पनिशमेंट क्राइटेरिया वो इंक्रीज कर दिया गया। अगर आप वायलेट करती हो कोई नॉर्म्स को, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, कम से कम आपको 1 साल की, कम से कम 1 महीने की जो कि जेल होगी, या फिर 1 साल की हो सकती है। ठीक है, ये चीजें हैं। दूसरी चीजें हैं, ये जेल का हो गया। फिर उसके बाद पनिशमेंट जो मतलब आप इकोनॉमिकली है, उसमें एक कम से कम आपको 5,000 रुपया पनिशमेंट दिया जाएगा, और 5 अगर नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा भी जो बढ़ाया जा सकता है, कम से कम आपको 1 लाख रुपये किया जा सकता है पनिशमेंट। दूसरी चीज़ है, ये एम्बोर्समेंट भी इस्टेब्लिशमेंट करने का प्रोविजन दिया गया है। एम्बोर्समेंट इन द सेंस कि हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक जुडिशियल पावर होगी। अगर कोई फॉल्ट उसमें पाया जाता है तो उसको एक्शन लेने की ओम्बुड्समैन रहेगा, वो इमीडिएट और सडन एक्शन लेगा और क्विक कंप्लेन रिजॉल्व करेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है, ये फंड्स की बात करते हैं। फंड्स फॉर रिवाइवल, देखिए, द इंसर्ट न्यू सेक्शन 63A प्रिंसिपल एक्ट रिलेटिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फंड। एक देखिए फंड्स इस्टेब्लिशमेंट किया, और उसमें जो है कि ये अपना चीज़ें रेगुलेट करेगी। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछना चाहेगा ना, तो ये इनके फीचर दे देगा, और या फिर शॉर्ट में पूछना चाहेगा, वो कहेगा जो कोऑपरेटिव रिस्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2000 बिल 2002 है, उसके अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया। जी हाँ, उसके अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट किया गया। अब जो कंट्रोवर्सी है, ठीक है, कंट्रोवर्सी ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फंडा है ना, वो केवल स्टेट लिस्ट जो पड़ती है हमारी 7th शेड्यूल में, एक सेकंड में दिया है कहीं, मैंने पढ़ा था, तो जो 7th शेड्यूल है ना, उसी में जो है कि मेंशन है। ये भी यहाँ पे देखिए, ये जो 7th शेड्यूल है उसमें, और जो सेंट्रल लिस्ट है ना, उसमें भी ये कहा गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डोमेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं। अब इसी पे लेकर के कंट्रोवर्सी निकल करके आई है। अगर आपसे अब क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन बन सकता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो इस तरह से बनेगा, जिसे मान लीजिए कि वो पूछ देगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो 7th शेड्यूल में है, वो स्टेट लिस्ट का आता है, और इससे कहीं ना कहीं अगर ये जो बिल पास होती है 2022 की, तो इससे कहीं ना कहीं स्टेट की ऑटोनॉमी इरोड होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आपको एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट देना। आर्टिकल, ये पूरा जो पैराग्राफ है इसको देख दीजिए। और दूसरी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके लिए ये बचेगा, जो मैंने कहा ना कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तभी मर्ज की जा सकती हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 होना चाहिए, तभी मर्ज की जाएंगी। ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरे बैकग्राउंड के लिए मैं बता दूं तो जैसे मान लीजिए कि 2014 से पहले जब मोदी, इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब चीफ मिनिस्टर थे ना गुजरात के, तो ये हमेशा कहा करते थे कि जो स्टेट को ना थोड़ी सी और ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, राइट। तो जब ये 2014 में मई में जब इलेक्शन जीत करके आए, तो लोगों ने होप रखा था कि ये कहीं ना कहीं फिजिकल फेडरलिज्म या फेडरलिज्म को इन्हेंस करेंगे, मतलब स्टेट की ऑटोनॉमी को माइंड करेंगे, और हमेशा से इसका पुरजोर समर्थन करेंगे। बट हुआ यही किए जो पहले गवर्नमेंट करती थी, मतलब कहीं ना कहीं स्टेट की जो ऑटोनॉमी को वायलेट या फिर अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा बेसिक जो कि डिस्कशन था कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, रिमाइंड करेंगे और रिवीजन करेंगे, राइट। कोई क्वेश्चंस, डाउट्स, कोई भी पॉइंट्स अगर आपको ओवरलैप करती है तो नो डाउट यू कमेंट द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई विद इन द आवर, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।